कर्नाटक के बाद अब राज्य में मध्य प्रदेश सीमा विवाद सामने आने की संभावना है। मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे बुल्ढाना के 4 गांव के नागरिकों ने मूलभूत सुविधाएं न मिलने के कारण मध्य प्रदेश जाने का फैसला किया है। गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। इस संबंध में उपविभागीय अधिकारियों को निवेदन भी दिया गया है। कर्नाटक सीमा पर बसे सांगली जिले के ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कर्नाटक में शामिल होने की मांग की, तो वहीं बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद तहसील के मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे भिंगारा, चालीसटापरी, गोमाल 1 और गोमाल 2 इन 4 गांवों के नागरिकों ने एक निवेदन के माध्यम से मांग की है कि उन्हें बुल्ढाना जिला प्रशासन और जलगांव जामोद तहसील प्रशासन मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ है, इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश में शामिल किया जाए। ग्रामीणों के इस निर्णय से बुल्ढाना जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आमच्या गावात स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष झाल्यानंतरही आजही आमच्या गावात लाईन नाही, रोड नाही, पाण्याची सुविधा नाही, दवाखाना नाही आणि आमच्या मध्य प्रदेश 1 किलोमीटरवर असताना त्यांना रोड, लाईन, चांगले रस्ते, सगळं सुविधा, मूलभूत सुविधा त्यांना पुरवल्या गेल्या। पण आजही आमच्या भिंगारा येथे भिंगारा, चाष्टापरी, गोमाल हे तिन्ही गावांमध्ये आजही लाईन, रोड म्हणजे मूलभूत सुविधा काहीच नाही। म्हणून सरकारने आमच्या सुविधा याच्यावर लक्ष द्यावे, अन्यथा आम्हाला मध्य प्रदेशमध्ये जाऊ द्यावे असं आमची विनंती। आमच्या आदिवासी या 4ही गावाच्या लोकांची मागणी आणि अजून सीमेलगत आमच्या आदिवासी बांधवांची अशी मागणी आहे, जर महाराष्ट्र शासन या योजना आम्हाला देऊ शकत नसेल तर आम्हाला मध्य प्रदेशमध्ये आमच्या सर्व गावांना विलीनीकरण करा, कारण की त्या ठिकाणी सर्व सुविधा दिल्या जाते आणि महाराष्ट्रामध्ये दिल्या जात नाही। त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्र शासनाला हात जोडून सांगतो की आम्हाला मध्य प्रदेशमध्ये विलीनीकरण करा। एक तरफ जहां महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद चल रहा है, वहीं बुल्ढाना के 4 गांवों को मध्य प्रदेश में विलय की मांग ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को निवेदन देकर चारों गांवों के ग्रामीणों ने राज्य सरकार और बुल्ढाना जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उसका हमारे को 3 गांव का इतना परेशान है कि बहुत परेशान है। हमारे को पानी नहीं मिलता, उठाई के लाना पड़ता, रोड नहीं है गाँव में, डिलीवरी पेशेंट हो तो उसको खांदा पर बैठा के लेके जाना पड़ता ना। हमारे को इतनी परेशान है कि नहीं लेट है, कोई अंधारा नहीं है हमारे गांव में। तो हमारे को रोड का पूरा पंचायत बसरा गांव में कुछ कार्यक्रम निकला तो उसका लेट कहाँ से लाना। हमारे को राकेल नहीं मिलता गांव में, तो उसका वो राकेल जला किसी मांग के लाना पड़ता बाहर से। तो यार ये हम कि जहाँ से निकल भी देंगे तो हम एमपी में जाएंगे, कि एमपी में तो हमारे को सब सहूलियत मिल रही। हमारा माई बाप एमपी में है, उनको घर घर बिजली चल रही, गांव की वो रिश्ते चल रही है। हमारे गांव में क्या है, खड़े पट्टे में माँ बाप दीदी है हमारे को, ये आदिवासी जंगल में ने वो एमपी का इनको बहुत सहायता मिल रही, रोड हो गया, घर को लेन हो गई। मामला है सरकार के एक विवादित निर्णय का। ये निर्णय है राज्य के ऊर्जा, उद्योग और कामगार विभाग का। सरकार द्वारा 30 नवंबर को नागपुर विभाग के 5 जिलों के कृषि पंपों को लगातार 12 घंटे बिजली आपूर्ति करने का आदेश दिया गया। पश्चिम विदर्भ सहित राज्य के अन्य हिस्सों में किसानों को अभी भी केवल 8 घंटे बिजली मिल रही है। राज्य के अन्य हिस्सों के किसानों ने नागपुर विभाग को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के इस फैसले का विरोध किया है। 30 नवंबर को राज्य के ऊर्जा, उद्योग और कामगार विभाग ने एक निर्णय लिया है कि इस निर्णय के अनुसार नागपुर विभाग के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिलों में कृषि पंपों को लगातार 12 घंटे बिजली देने का आदेश दिया गया है। हालांकि पश्चिम विदर्भ के वर्धा सहित आत्महत्याग्रस्त 5 जिलों में कृषि पंपों को वर्तमान में केवल 8 घंटे बिजली मिल रही है, वो भी सप्ताह में 4 दिन आधी रात के बाद बिजली मिलती है। 8 तास लाईन येते, त्यातून 4 ते 5 तास लाईन जायला राहते, म्हणजे 3 तास तर जातेच। 1 घंटा अर्धा घंटा लाईन जाते, रात्री येते पाऊण वाजता येते, 8:45 वाजे लोक राहते सकाळी, म्हणजे 3 घंट्याची शिफ्ट द्या लागते आम्हाला आता हरभऱ्याला। तर समजा आता एकले लाईन आली 3 वाजता डबल या लागते, 6 वाजता डबल या लागते, बॅटरी धरा का तर टप्पा बदला, काय करावं कसं करा, एकट्या माणसानं एकटा जावं मी माझ्या घरी। त्या विदर्भातल्या शेतकऱ्यातही आता सरकारनं 2 भाग पाडले। नागपूरच्या साईडच्या शेतकऱ्याला 12 घंटे लाईन देते आणि आमच्या
अकोले साईडच्या शेतकऱ्याला 8 घंटे लाईट देते, ते रात्रीला देते. आणि रात्रीला शेती करणं, शेतात येऊन पाणी देणं, रात्री 1 वाजता लाईट येते. आता त्या रात्री 1 वाजता जंगलात वाघ असते, डुक्कर असते, साप असतात. अशा परिस्थितीत आम्हाला पाणी द्यावं लागते आणि पीक घ्यावं लागते. अब तक राज्य में विदर्भ के साथ हो रहे भेदभाव पर चर्चा होती रही है। हालांकि विदर्भ में ही पूर्व और पश्चिम विदर्भ के बीच भेद निर्माण होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हाल के दशक में विदर्भ का विकास पूर्व विदर्भ और नागपुर केंद्रित होने की भावना बनती जा रही है। मला वाटतं की 6 महिन्यापूर्वी जेव्हा नवीन सरकार आलं त्यांनी पहिलं सांगितलं होतं की महाराष्ट्र हा आत्महत्याग्रस्त राहणार नाही, एकही शेतकरी इथला आत्महत्या करणार नाही. पण कालचा एक एक आदेश ऊर्जा मंत्रालयाने काढला, तो असा आहे की जे 11 जिल्हे विदर्भातले आहे त्यापैकी 5 जिल्हे म्हणजे जे आत्महत्याग्रस्त जिल्हे म्हणून ओळखले जात नाही पूर्व विदर्भातले, त्या जिल्ह्यांना 12 तास वीज द्या आणि ते सुद्धा दुपारी वीज द्या असा जी आर काढला आहे. आणि बाकी जिथे आत्महत्या होत आहे त्या ठिकाणीही म्हणजे आपले पश्चिम विदर्भाचे 5 आणि वर्धा इथे रात्री दिलं तरी चालेल आणि 8 तास दिलं तरी चालेल असं कुठला तरी जी आर इथे विसंमती आहे. आणि हा जी आर निश्चितपणे हा अन्यायकारक आहे पश्चिम विदर्भावर, इथल्या शेतकऱ्यावर. आणि निश्चितपणे यांनी आत्महत्या वाढू शकतात. आणि हे तर कुठेच मला पटलं नाही की बा त्यांना दुपारी तर आपल्याला रात्री का, त्यांना 12 तास का आणि आपल्याला 8 तास का. तर मला वाटतं ही विसंगती शासनाने निश्चितपणे दूर केली पाहिजे. अब शिवसेना के ठाकरे गुट ने सरकार को इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। संभावना है कि आगामी शीतकालीन सत्र में जिले के विपक्षी दल के विधायक इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगे। 3-4 दिवसापूर्वी एक शासन निर्णय काढला. ऊर्जा मंत्री आपले देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आहेत. पूर्व विदर्भासाठी आणि पश्चिम विदर्भासाठी जो भेदभाव निर्माण करण्यात आला, पूर्व विदर्भासाठी 12 तास शेतकऱ्यांना जे त्यांनी वीज पुरवठा दिला. आमचं असं म्हणणं नाही की पूर्व विदर्भाला तुम्ही 12 तास का देता, आमचं तर म्हणणं आहे तुम्ही 15 तास द्यायला पाहिजे. परंतु पश्चिम विदर्भासाठी आणि वर्धा जिल्ह्यासाठी का भेदभाव. त्या परिपत्रकामध्ये मी वाचलं की पूर्व विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना रात्री शेतामध्ये वन प्राण्यांचा त्रास होतो. अकोला जिल्ह्यामध्ये तर माझा पातूर तालुका डोंगरी भाग आहे, अकोट तालुकासुद्धा डोंगरी भाग आहे. डोंगरी भाग असल्यामुळे वन प्राण्यांचा शेतकऱ्यांना खूप सामना करावा लागतो. परंतु हा जो भेदभाव केला, पश्चिम विदर्भासाठी शेतकऱ्यांना रातच्या टाईमला वीज पुरवठा, तो बी फक्त 8 तास, हा जो भेदभाव केला, हा चुकीच्या पद्धतीनं शासनानं हा जो भेदभाव केला, हा शासनानं हे परिपत्रक दुरुस्त करावे व पश्चिम विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा दिवसाला 12 तास लाईन द्यावी, ही आमची मागणी राहील. हाल के दशकों में देश और प्रदेश की राजनीति में नागपुर का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। नागपुर के साथ साथ पूर्वी विदर्भ के तेजी से विकास का यही कारण है, तो वहीं पश्चिम विदर्भ यानी अमरावती विभाग का विकास कछुआ गति से हो रहा है। संजय चक्रनारायण, UCN न्यूज, अकोला। बुल्ढाना जिले के 1206 गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। इन गांवों को अब संपत्तियों की डिजिटल और सटीक नक्शे प्राप्त होंगे, जिससे आपसी विवाद सुलझाने में मदद मिलेगी। भारत सर्वेक्षण विभाग एवं जमाबंदी आयुक्त कार्यालय की ओर से ग्राम आय सर्वेक्षण एवं डिजिटल मैपिंग कराने का अभियान चलाया गया है। 22 फरवरी 2019 को राज्य में जमाबंदी परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस अभियान की शुरुआत 21 जनवरी 2020 से की गई। जिले के 1492 राजस्व गांवों में से 1206 गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है, जिससे कृषि भूमि के साथ साथ निजी भूमि भी सटीक मापी जा सकेगी। गांव की रिकॉर्ड को अपडेट करने से संपत्तियों में और स्पष्टता आएगी। 2009 से अमरावती जिले की मोर्शी ओपन जेल में सजा काट रही पैरोल से फरार आरोपी शेषराव वानखेड़े को 6 दिसंबर को बोथा जंगल से खामगांव ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुल्ढाना तहसील के देवहारी के आरोपी शेषराव वानखेड़े 1 साल पहले
पैरोल लीव पर छूटा था। उसके बाद से ही वो फरार हो गया है। आरोपी के खामगांव के बोथा जंगल में होने की सूचना मिलने पर खामगांव पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पैरोल से फरार होने के कारण आरोपी के खिलाफ धारा 224 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सहित भाजपा नेताओं द्वारा हिंदू स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किए जाने के विरोध में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के गठ ने शिवसेना नगर अध्यक्ष राजेश मिश्रा के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय के सामने आत्मक्लेश आंदोलन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बीजेपी नेता बार बार विवादित बयान दे रहे हैं। चुनाव में अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी पर शिवाजी महाराज के नाम का इस्तेमाल करने का शिव सैनिकों ने आरोप लगाया है। इसके विरोध में शिव सैनिकों ने बैनर दिखाकर अपना असंतोष जताया। इस आंदोलन में जिला प्रमुख गोपाल दातकर, शहर प्रमुख अतुल पवनीकर, उप जिला प्रमुख मुकेश मुरमकार, मंगेश काले, सागर भारूका सहित कई शिव सैनिकों ने भाग लिया। अकोला में 2 अलग अलग घटनाओं में ट्रेन से गिरकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में से एक की पहचान हो गई है। लोहमार्ग पुलिस दूसरे की पहचान जुटाने का प्रयास कर रही है। रेलवे पुलिस को सूचना मिली कि मंगलवार रात 8 बजे अकोला रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम में 40 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो पता चला कि उक्त 40 वर्षीय व्यक्ति शहर के भरतनगर स्थित अकोट फाइल निवासी अशफक अब्दुल फारूक हैं। दूसरी घटना बुधवार सुबह हुई, जहां फ्लाईओवर के नीचे रेलवे ट्रैक पर सुबह चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद MIDC पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। अकोला जिले में कोल्हापुरी बांध का काम पूरा होने के बावजूद बिल पास नहीं होने पर ठेकेदार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर कोर्ट ने जिला परिषद के लघु सिंचाई विभाग का सामान जब्त करने का आदेश दिया। हालांकि जब्ती की कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है, क्योंकि ठेकेदार ने राशि का भुगतान करने का वादा किया था। कोल्हापुरी बांध का 35 लाख रुपए का काम 12 साल पहले ठेकेदार जगन्नाथ पाटिल के माध्यम से जिला परिषद लघु सिंचाई विभाग के पातुर तहसील के सावर गांव में किया गया था। तटबंध का कार्य पूरा होने के बाद 35 लाख रुपए की भुगतान राशि में से 6,35,000 रुपए की राशि का भुगतान संबंधित ठेकेदार को नहीं किया गया। भुगतान बकाया होने पर संबंधित ठेकेदार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने जिला परिषद लघु सिंचाई विभाग को बकाया राशि ब्याज के साथ ठेकेदार को 8,64,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया, लेकिन देय राशि का भुगतान नहीं होने पर न्यायालय ने जब्ती का आदेश दिया। न्यायालय के आदेशानुसार जिला परिषद के लघु सिंचाई विभाग में जमानतदार के माध्यम से सामग्री जब्ती के विरुद्ध कार्रवाई की गई। लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालन अभियंता की कुर्सी, टेबल, 4 कंप्यूटर व अन्य सामानों को जब्त कर लिया गया और ठेकेदार को बकाया राशि का भुगतान करने के आश्वासन के बाद जब्ती की प्रक्रिया रोक दी गई। अकोला शहर के दत्त मंदिरों में बड़े हर्षोल्लास के साथ दत्त जयंती मनाई गई। दत्त मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर के रामदास पेट स्थित नाथ महाराज मंदिर, पुराने शहर के राजराजेश्वर मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में दत्त जयंती के मौके पर सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए थे। सुबह काकड़ आरती हुई, मंदिरों में प्रसाद वितरण भी किया गया। दत्त मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही लोगों की लाइन लगी थी। शहर के मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया था, जो आकर्षण का केंद्र रहा। भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर को हर साल महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर अकोला के भीम सैनिक श्रद्धांजलि देते हैं। इस साल भी बड़ी संख्या में अनुयायी अशोक वाटिका में डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर को आदरांजलि देने पहुंचे। भीम सैनिक द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को सम्राट अशोक वाटिका में आदरांजलि दी गई। समता सैनिक दल, समता पर्व, माली महासंघ, बहुजन महासंघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अशोक वाटिका के बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम, कैंडल मार्च, रैली आदि का आयोजन किया गया। बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष अनुयायियों ने सामूहिक त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया। इस मौके पर समता सैनिक दल की ओर से पुष्प अर्पित कर मान वंदना दी गई। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।